हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशनल नॉलेज में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं कि किस प्रकार से अगर हम बात करते हैं नैतिक विकास की या फिर बात करते हैं मॉरल का, तो मॉरल को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। उसका जो वीडियो अपलोडेड है, अभी तक आपने देखे हैं, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ दोनों से चेकआउट कर सकते हैं। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं हम लोग कि जो पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है और कोहलबर्ट, इनके अनुसार क्या कहा गया है, इसके क्या प्रिंसिपल है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पियाजे का सिद्धांत किसके आधार पे नैतिक विकास की बात कर रहे हैं, तो नैतिक विकास में पियाजे का क्या सिद्धांत है, इसके बारे में समझने वाले हैं। और कोहलबर्ट जो है, इनका एक संज्ञानात्मक और रचनात्मक मॉडल जो है, जो इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, नैतिक विकास के क्षेत्र में किस प्रकार से बताए हैं, किस प्रकार से समझा है, उन सभी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो पियाजे का जो सिद्धांत है, पियाजे सिद्धांत किस क्षेत्र में है, आपका नैतिक विकास की बात की जा रही है। तो नैतिक विकास में जो पियाजे क्या सिद्धांत देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट कहा गया है कि अगर नैतिक विकास की बात की जाती है तो उसका व्याख्या करते हुए पियाजे जो है मनोवैज्ञानिक, इन्होंने अपने सिद्धांत में दो अवस्थाओं का उल्लेख किया है, ठीक है। और दो अवस्थाओं के उल्लेख करने के साथ में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से जो नैतिकता का जो सभ्य विकास की बात की जाती है, प्रॉपर डेवलपमेंट की बात की जाती है, वो किस प्रकार से उसके जो संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं का विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में क्या बोला है कि ठीक है, अगर हम नैतिक विकास की बात करते हैं, इसकी दो अवस्थाओं में उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों अवस्थाओं को उल्लेख करने के साथ साथ क्या होना चाहिए, एकदम प्रॉपर रूप से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपका कॉग्निटिव एबिलिटी की बात की जाती है, जो सबसे इम्पोर्टेंस होता है। अब जो दो अवस्था की बात की जाती है, वो दो अवस्था किस प्रकार से है, तो पहला अवस्था क्या है, पहला अवस्था को क्या कहा जाता है आपको, परतंत्र नैतिकता, ठीक है। परतंत्र नैतिकता कहा जाता है पहला अवस्था को। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेट्रोनोमस मोरालिटी। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि बच्चों में तर्क क्षमता का विकास कम हुआ रहता है, ठीक है। अतः उनके जो मन में जो धारणाएं बनी रहती है ना, उसमें जो नैतिक नियम जो होते हैं वो परिवर्तनशील नहीं होता है, और उसके जो व्यवहार होते हैं, उसका जो व्यवहार के जो परिणाम होते हैं, उस व्यवहार के वांछित होने का अनुमान लगते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात कहा गया है, ठीक है। अब पहले अवस्था की बात की जाती है, तब पहला अवस्था का नाम क्या है, परतंत्र नैतिकता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे का जो तर्क क्षमता का जो विकास है बहुत कम होता है, ठीक है। इस कारण से क्या होते हैं, उसके मन में जिस प्रकार की जो धारणाएं बनी होती है, उस धारणाओं के आधार पे क्या होते हैं, उसका जो नैतिक नियम जो होते हैं उसमें कोई परिवर्तनशील नहीं देखने को मिलता है, और उसका जो व्यवहार के जो परिणाम है ना, उस व्यवहार के जो वांछित होने का जो अनुमान है वो लगाए जाते हैं कि किस प्रकार से उसका जो अपने अनुसार सारे जो है व्यवहार देखने को मिलते हैं। इससे उनका जो व्यवहार परिमार्जन की बात की जाती है वो भी देखने को मिलता है। तो पियाजे ने कब कब किए, 1965 में, 1970 में और 1971 में इस तरह का जो है अध्ययन किया, इसमें इस तरह की बातें निकल के आई, ठीक है। इसी में बात करते हैं, दूसरी अवस्था की बात करते हैं। तो दूसरा अवस्था क्या आपका, ऑटोनोमस मोरालिटी की बात की जा रही है, ठीक है। ऑटोनोमस मेरे खुद से होने वाला बात की जा रही है। इस अवस्था में लगभग जो है 7 वर्ष के बाद की है, ठीक है। मतलब जो बच्चा है वो 7 वर्ष के बाद की जो बच्चे हों, तो उसमें नैतिक विकास किस प्रकार से देखने को मिलता है, उसके बारे में कहा गया है कि इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास काफ़ी सीमा तक ही हो चुका होता है, ठीक है। बच्चे का यह जो महसूस करने लगते हैं कि नैतिकता के जो नियम हैं उनमें अन्य लोगों की सहायता से कुछ न कुछ परिवर्तन संभव है, ठीक है। तो बात हो रही है 7 साल के जो बच्चे हैं ना, उसके बाद की बात में 7 साल के बाद में 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बाद का जो बात की जा रही है, तो उसमें क्या होता है, ऑटोनोमस मोरालिटी की बात की जाती है। ऑटोनोमस मोरालिटी क्या है,
कि खुद क्या होता है, उसका जो नैतिक विकास होता है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो खुद होते चला जाता है। उसमें बहुत सारी परिवर्तन भी देखने को आपको महसूस होगा। अब बच्चे क्या होते हैं, उस सारी चीज़ को महसूस करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ को महसूस करते हैं, अपने नियमों के आधार पे होते हैं, अन्य लोगों के साथ में मिलकर है ना कुछ अपने उसके साथ में परिवर्तन देखने को मिलता है। वे दूसरों की भावनाओं, इसके इरादों की अविश्वसनीयता का भी अपेक्षाकृत अधिक सटीक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दूसरे लोग जो होते हैं उसकी जो भावनाएं होती है ना, उसके जो इरादे होते हैं, जो आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, अपेक्षाकृत क्या होते हैं कि बच्चे जो है ना, बहुत अधिक सटीकता से उस सारी चीज़ों के बारे में समझने लगता है। मतलब हंसी मजाक करने की बात होती है, या हो सकता है कुछ ऐसे टोन होते हैं जो बच्चों को कहीं शर्मिंदा करने की बात होती है, किसी का खुशी के बारे में बात होती है, तो विभिन्न तरह से किसी बात को बोलने के जो तरीके होते हैं उस सारी बातों को समझने लगता है, ठीक है। और साथ में ये भी होता है कि किस पर विश्वास किया जाए, किस पर विश्वास नहीं किया जाए, किस प्रकार से भावनाओं के साथ में जो खेलते हैं बहुत सारे लोग है ना, उन सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे क्या होते हैं, उसमें नैतिक विकास के अंतर्गत वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो पियाजे का जो सिद्धांत है नैतिक विकास के अंतर्गत, ये दो अवस्थाएँ होती है, पहला अवस्था और दूसरा अवस्था। दूसरा अवस्था क्या था, ऑटोनोमस था, और पहला अवस्था क्या था, हेटेरोनोमस की बात की जाती थी, ठीक है। ये दोनों में क्या हुआ कि अपने अपने आधार पे क्या हुआ कि सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं क्या, कोहलबर्ग। अब कोहलबर्ग के अनुसार क्या है कि संज्ञानात्मक संरचनात्मक जो मॉडल है उसके आधार पे इन्होंने जो नैतिक विकास की बात की जा रही है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताए हैं। तो 20वीं सदी के जो अंतिम चौथे समय में जब कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिकता के विकास का अध्ययन क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था, ठीक है। कब, 20वीं सदी में, ठीक है। 20वीं सदी के अंतिम चौथें जो समय होते हैं उस समय जो कोहलबर्ग ने अब नैतिकता के विकास की बात की जाती है, तो उसमें बहुत सारे अध्ययन किए। वो जो अध्ययन करने का जो प्रभाव है ना, वो देखने को मिलता है। नैतिक आत्म समझ और पहचान, ठीक है, मोरल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिटी की बात की जाती है, इसके विकास के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य हुआ, ठीक है। तो जब 20वीं सदी में जब इन्होंने बहुत सारे अध्ययन कर रहे थे तो उसमें एक बोल सकते हैं कि टॉपिक क्या था आपका, नैतिक आत्मसमझ की बात हो रही थी और पहचान की बात हो रही थी। किस प्रकार से मोरल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, किस प्रकार से हम किसी भी चीज़ों को खुद से है ना क्या होते हैं अपने समझ को बढ़ा सकते हैं, अपने पहचान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है किस प्रकार से अपने लाइफ में यूज़ करना या नहीं करना, उस सभी के बारे में काफ़ी गहराई से उसका अध्ययन किया जा रहा था। इसका जो कार्य कब से बहुत ज़्यादा उस समय चल रहा था। 1980 में, ठीक है, 1980 में जब जो अगस्तो जो है वेलेसी, इन्होंने क्या किया कि इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करते हुए इन्होंने यह देखा जो नैतिक संज्ञान है और जो नैतिक क्रियाएं हैं इस पर क्या होता है व्यवहारिक शोध किया। व्यवहारिक शोध मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जिसमें मतलब कि बहुत सारे इसमें बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट हुआ है ना। एक्सपेरिमेंट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। अब पूरी दुनिया में यह जो ध्यान है केंद्रित हुआ कि किस प्रकार से नैतिक पहचान और उसकी जो भूमिका है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। इस पॉइंट इसी में क्या मिलता है कि नैतिक निर्णय या फिर नैतिक व्यवहार के मध्य सापेक्षित संबंधों या फिर रिलेटिव रिलेशन का बात करते हैं। उसकी व्याख्या करने के बाद है ना वेलेसी ने क्या कहा कि इन दोनों के मध्य का जो अंतर है वो नैतिक पहचान के आधार पर समझा जा सकता है, ठीक है। अब नैतिक पहचान की बात की जा रही है, दैट मीन्स किस प्रकार से हम मोरल की बात करते हैं तो किस प्रकार से नैतिक को हम पहचान सकते हैं कि ये अच्छी चीज़ें हैं, ये खराब चीज़ें हैं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये समाज के लिए परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, ये सारी चीज़ करना चाहिए जिससे कि परिवार और समाज दोनों अच्छा तरह से विकसित और विकासशील की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर बात करते हैं कि नैतिक निर्णय की बात की जा रही है या फिर नैतिक व्यवहार की बात की जा रही है, दोनों के बीच का जो है यह एक सापेक्ष संबंध होता है, पहला चीज़। इसकी व्याख्या करने के बाद जो बलासी है ना, तो बलासी इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका नैतिक पहचान के आधार पर किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट था। जिन लोगों में नैतिक आत्म पहचान का जो सशक्त विकास होता है वे अपने नैतिक निर्णय के आधार पर व्यवहार करने में सफल होते हैं। अब यहाँ से बहुत गहरा पॉइंट दिया हुआ है
कि अगर हम बात करते हैं कि जिन लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके अंदर अगर नैतिक आत्म पहचान की बात होती है कि किस प्रकार से, है ना, वो नैतिक का पहचान कर सकते हैं, कि मॉरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो किस प्रकार से सही या गलत, कौन सी चीज़ें सही होती है, कौन सी चीज़ें गलत होती है ना, किस प्रकार से कोई कहीं भी सोसाइटी में रहना है, किस प्रकार से बात करना है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, समाज की जो संस्कृति की बात करती है, उसके जो नियम की बात करते हैं, उन सभी के बारे में काफ़ी गहराई से जब उस सभी चीज़ों के बारे में अब खुद से जब अध्ययन करता है, ठीक है, नैतिक आत्म पहचान जब करने लगता है, तो इसका जो विकास होता है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि वो अपने जो नैतिक निर्णय जो लेते हैं उसका जो व्यवहार होता है काफ़ी सफलतापूर्वक वो ले सकता है, काफ़ी अच्छी तरह से कोई भी डिसीजन कर सकता है। बलासी इनके अनुसार कहा गया है कि जो शोध और अध्ययन का जो बात होता है ना, कोहलबर्ट ने भी आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो जो अध्ययन ये किए थे, है ना, बहुत सारे शोध किए थे, बहुत सारे इसमें अध्ययन किया गया था, रिसर्च किया गया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला, है ना। इस चीज़ों को भी क्या हुआ कि कोहलबर्ग ने अपने अनुसार इस सारे पॉइंट को भी लेकर आगे बढ़ते चले गए और इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किए। तो कोहलबर्ग इन्होंने कनाडा में, मैक्सिको में, है ना, ताइवान या तुर्की जैसे बहुत सारे विभिन्न देशों में क्या हुआ कि अध्ययन किए। लगभग क्या हुआ 75 पुरुषों पर जो देशांतक संस्कृति की बात की जाती है उस पर अध्ययन किया, है ना। बहुत सारे जो कल्चर्स की बात की जा रही है, बहुत सारे कल्चर की बात की जा रही है ना। विभिन्न देशों में अपने अपने कल्चर होते हैं, तो ये बात कहा गया है कि कोहलबर्ग ने बहुत सारे कनाडा में जाके भी किए, मैक्सिको में जाके भी किए, तुर्की में जाके भी किए, है ना। तो मैक्सिको की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, ताइवान की बात करते हैं, तो विभिन्न तरह का जो देशों में जाके इन्होंने बहुत तरह का अध्ययन किया। उस अध्ययन में करने के बाद इन्होंने यह पाया कि नैतिक विकास का जो है 3 स्तर होता है, ठीक है, और 6 अवस्थाएं उनको देखने को मिला, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंस है कि नैतिक विकास का 3 स्तर होते हैं और 6 अवस्थाएं उसको मिला। प्रत्येक स्तर, जितने भी स्तर हैं उसमें आपको 2 अवस्थाएं होती है, मतलब 3 अवस्था है, 3 स्तर है। तो प्रत्येक स्तर, जितने भी आप लेवल की बात करते हैं, प्रत्येक लेवल में आपका 2 स्टेज देखने को मिलेगा। वही बात कहा गया है कि जो व्यक्ति के जो चिंतन की बात की जाती है उसके तरीके का वर्णन करती है और इन तरीकों के नैतिक आधार का वर्णन करती है, ठीक है। अब कोहलबर्ग के अनुसार ये 3 जो 6 अवस्था है इसके बारे में वो समझते हैं कि किस प्रकार से दिया गया है। पहला अवस्था क्या है, पहला अगर बात करते हैं, पहले लेवल की बात करते हैं, क्या है कि विकास का पूर्ण परंपरागत स्तर। किस प्रकार से पूर्ण परंपरागत स्तर रूप से क्या होता है, उसका विकास होता है, विकास होता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें क्या मिलता है कि इस अवस्था में बहुत अधिक अहम या ईगो की बात होती है, केंद्रित चिंतन पाया जाता है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो होता है बच्चे में के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ईगो जो होता है उसका सेंटर पॉइंट देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमेशा क्या होता है उस चीज़ों के बारे में सोचता है, उसके बारे में उसके यहाँ बना हुआ रहता है। उन क्रिया को अच्छा माना जाता है जिसका परिणाम स्वयं के लिए अच्छा होता है, ठीक है। मतलब ऐसे बच्चे है ना बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसे एक्टिविटी करना पसंद करते हैं जिससे कि उसका परिणाम, स्वयं का जो परिणाम वो अच्छा हो, अच्छा रिजल्ट हो। इस तरह की चीज़ें क्या होती है देखने को मिलती है, ठीक है। इस अवस्था में जो चिंतन का अत्यधिक आदिम स्वरूप होता है, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम के आधार पर उसे अच्छा या बुरा समझा जाता है। उन कार्य का मूल पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, इस प्रथम अवस्था की बात की जा रही है कि पूर्ण परंपरागत स्तर की बात की जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये चिंतन का जो अत्यधिक आदिम स्वरूप होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे पुराने चीज़ें जो है हमेशा मन में जो बना हुआ रहता है, ठीक है, तो उसका जो प्रभाव है भौतिक परिणाम पर क्या होते हैं, अच्छा या बुरा दोनों समझा जा सकता है। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर मान ली पहले से ही क्या हुआ कोई चीज़ को सोच के रखा हुआ है ना, तो क्या होगा उसका जो परिणाम हो सकता है उसके लिए अच्छा हो सकता है उसके लिए बुरा हो। लेकिन जो कार्य कर रहा है, कार्य का जो मूल्य है, ठीक है, जो विभिन्न तरह का जो एक्टिविटी कर रहा है ना, उस पर वो ध्यान नहीं देता है कि जिस प्रकार का हम जिस प्रकार का हम वर्क कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ों को हम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा उस पर वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं द्वितीय अवस्था, है ना। इसमें क्या होता है कि विकास का जो परंपरागत स्तर में आपको देखने को मिलता है, किस प्रकार का है
किस अवस्था में उन कार्यों को अच्छा माने जाते हैं जिनमें स्वयं के साथ दूसरों की आवश्यकताओं भी संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, पहला अवस्था में क्या था कि सबसे पहले क्या था, स्वयं को ही सब कुछ मानता था। उसके नैतिक मूल्य के अंतर्गत वो सब कुछ अपने को ही मानता था कि हम अगर अच्छा हुए, मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पे दूसरा बात क्या कहा गया कि ठीक है कि स्वयं को तो अच्छा मान ही रहा है, लेकिन बात क्या है कि दूसरे के लिए भी कुछ अच्छा चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होती है, उसको संतुष्टि मिलती है। तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। कार्य में क्या होता है, ईमानदारी होती है। ठीक है, परंतु ईमानदारी का जो स्वरूप होता है वो भौतिक होता है, उन्हें फिजिकली होता है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी मारूंगी। इस तरह की चीज़ें क्या होती है, देखने को मिलता है। इस अवस्था में क्या होते हैं कि जो व्यक्ति का जो नैतिकता की बात की जाती है, उसके परिवार या समूह या फिर समाज के जो अपेक्षाएं होती है या फिर नियम या किसी प्रकार की चीज़ें होती है ना, वो हमेशा इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को आम सामाजिक धारणा के अनुरूप अच्छा समझा जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है ना, सामाजिक धारणा से क्या होता है, उसको आम समझा, मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि जनरल पर्सन है, उसके अनुरूप क्या होता है, अच्छा समझा जाता है। हर लोग क्या बोलते हैं, वो अच्छा है तो अच्छा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है। जैसे क्या होता है कि अच्छा बेटा होने का मतलब होता है कि माँ के हर काम में मदद करना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छा बेटा है, दैट मीन्स ये हुआ कि माँ किसी प्रकार के कोई काम कर रहे हैं तो उसमें उसका सहयोग है। अच्छा पति वही है जो अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी सुरक्षा दांव पर लगा देते हैं। अब बात होती है कि अच्छा पति कब कहते हैं हम लोग, जब अपनी पत्नी के लिए, है ना, उसकी सुरक्षा के लिए, किसी प्रकार के कार्य के लिए, है ना, वो हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा आगे रहता है, तो वो जो है वो व्यक्ति क्या है, अच्छा पति है। उसी प्रकार से वह बच्चा अच्छा है जो माँ के काम में हमेशा मदद करता है, तो वो बच्चा अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमेशा क्या होता है, एक सामाजिक धारणाएं बनी हुई रहती है कि ये बच्चा अच्छा है, दैट मीन्स क्या हुआ कि घर परिवार के सबके बारे में सोचता है, हर व्यक्ति के बारे में सोचता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, चौथा अवस्था क्या है कि नैतिक तर्क का उच्चतम स्तर। ठीक है, किस प्रकार से नैतिक तर्क की बात की जाती है, उसको उच्चतम स्तर किस प्रकार से देखने को मिलता है। नैतिक तर्कों का जो उच्चतम स्तर होता है, पहली चीज़ ये है कि जब मॉरल की बात की जा रही है, नैतिकता की बात की जा रही है ना, तो नैतिक आधार पर ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे तर्क है जो सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि किस प्रकार से हम किसी चीज़ को सही है, किसी चीज़ को गलत मानते हैं। ठीक है, वही बात कहा गया है कि तर्क के आधार पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा उच्चतम होता है, सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। पारिवारिक भूमिका की बात करते हैं, है ना, अपेक्षाओं के बजाय नियम या कानून पर अधिक ध्यान रहता है। अब पारिवारिक भूमिका जो भी हो, है ना, इसके अपेक्षा क्या होता है कि नियम जो होते हैं, जो समाज के नियम हैं, परिवार के नियम हैं, उसके जो कानून हैं, उसको ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अपने अधिकारी के सम्मान करना, सामाजिक प्रणाली को बनाए रखना किसी व्यक्ति के लिए सही व्यवहार होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है, वो क्या करता है कि कहीं न कहीं उसके जो तर्क करने की जो बात की जाती है, उसमें कहीं न कहीं एक उच्च स्तर देखने को मिलता है। सामाजिक प्रणाली का अर्थ क्या होता है? सामाजिक प्रणाली का अर्थ ये होता है कि धार्मिक या कानूनी प्रणाली जो है, उस सभी को समाज के अंतर्गत होता है, उन सभी को मानना होता है, और उसी के आधार पे क्या होते हैं, आपका समाज और आपका परिवार और आपका राष्ट्र क्या होते हैं, चलते हैं। उसी का नियम कानून होता है। उसी सभी के नियम कानून को मानते हुए जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, तो बोलते हैं हम लोग कि उसका नैतिक विकास हो रहा है। पाँचवा अवस्था, ठीक है, पंचम अवस्था। इस अवस्था में बात की जा रही है कि ठीक है, आपके पास जो प्राचीन काल से जो ट्रेडिशनली जो हम लोग हमेशा मानते चले आ रहे हैं, हमारा जो मानक नैतिक सिद्धांत है, या फिर बोल सकते हैं मूल्यों की ओर हमेशा क्या हो रहा है, स्लाइडिंग होते चला जा रहा है। ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, ये पाँचवें अवस्था में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण की बात की जाती है, सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन की बात की जाती है, तो भी प्राप्त होता है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि समान रूप से अधिकारों या फिर मानकों के आधार पर
आधार पर ही किसी कार्य को अच्छा माना जाता है। बहुत सारे जो समयानुरूप से जो अधिकार होते हैं, ठीक है, बाहरी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे जो मानक होते हैं, उसके आधार पर क्या होता है किसी कार्य को अच्छा या खराब कहा जा सकता है इनके अनुसार, ठीक है। इस अवस्था में यही बात कही गई है। नेक्स्ट बात इसमें यह कही गई है कि ठीक है, अगर पर्सनल वैल्यू की बात की जाती है, उसका जो दृष्टिकोण है ना, वो पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पर्सन किस प्रकार से उसका वैल्यू है, किस प्रकार का दृष्टिकोण है। ये सभी चीज़ें क्या होती है इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। लोगों की जो सहमति प्राप्त करने पर जो अत्यधिक बल दिया जाता है, बने बनाए नियमों को केवल मानने के ही नहीं बदला देने की भी संभावना होती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उसकी सहमति प्रदान करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा अधिक बल देते हैं, ठीक है। बहुत सारे नियम ऐसा है जो बनाए जाते हैं तो सिर्फ उसको मानना नहीं है ना, जबकि उसको भी यथासंभव है उस नियमों को पालन करना है और अपने समाज और परिवार के लिए, है ना, अच्छी तरह से उसका निभाना भी होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पंचम अवस्था की बात की जाती है तो विभिन्न तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं लास्ट, है ना, षष्ठ अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में क्या होते हैं कि जो नैतिक विकास का जो पराकाष्ठा की बात की जाती है ना, या फिर पिन पॉइंटिंग की बात की जाती है। वैश्विक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर जो तर्क किए जाते हैं उसमें यह देखने को मिलता है कि ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है कि जीवन के लिए क्या होता है, सम्मान की बात की जाती है ना। पराकाष्ठा मतलब क्या होता है, पिन पॉइंटिंग, सम्मान की बात की जाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अमूल्य समझा जाता है, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी वर्ग या समुदाय का हो, है ना। तो हम लोग आज जो डिस्कस किए दोनों मनोवैज्ञानिक के बारे में, उन्होंने क्या हुआ कि नैतिक विकास के अंतर्गत दो बातों को रखे, आज सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। अभी तो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादातर शेयर करें। वैसे बच्चा जो बीएड का तैयारी कर रहा हो या फिर सीटेट का तैयारी कर रहा हो, जेटेट का तैयारी कर रहा हो, तो उन सभी के लिए भी क्या होगा, हेल्पफुल होगा।